हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉल्ड AK चनोत्रा एडिट। सरप्राइज़ है बहुत ही अच्छा, स्पेशली लड़कियों के लिए। जो भी भाई ये वीडियो देखेगा में रह के मतलब पिछले 2 साल में गिनीज़ बुक में मैंने अपना नाम दर्ज करवाया यहीं पे प्रोजेक्ट करके। और उसके बाद इंटरनेशनल बरावियो अवार्ड रहता है जो वर्ल्ड में 2 साल में एक बार मिलता है। तो 2 साल पहले वो मुझे मिला इंडिया से। जो सेंटर जेल है उसको म्यूज़ियम बनाया और उसके बाद और भी बहुत सारे साथ में जो एरियाज़ है जैसे पठानकोट के SSP ऑफिस है उसको भी हमने थोड़ा सा यूनिक बनाया। सोच को बखूबी तरीके से ढाला है, एक खूबसूरत तरीके से। वो हम अंदर जाके देखेंगे कि उनका आखिर में जिनका हम नाम ले रहे हैं, जो फाउंटेन को एक ब्यूटी दे रही है और फिश का एक सेट है। यस मैं था, मैं बेटी हूँ, पापा चलो रेनू पहले आप स्कूटर को ड्राइव करो। और मैं कह रही थी पापा मैं, यस बड़ी हो तुम, सबसे पहले तुम, देन बाकी बाद में। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉल्ड AK चनोत्रा एडिट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम फिर से आ गए हैं अपना नया व्लॉग लेके, आर्ट व्लॉग लेके हम आ जाए हैं आपके पास। आप देख सकते हैं कि इस समय जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर मेरे पीछे, ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्ट वर्क चल रहा है। एक सरप्राइज़ है बहुत ही अच्छा, स्पेशली लड़कियों के लिए। जो भी भाई ये वीडियो देखेगा उसको बहुत प्राउड होगा, जो भी पेरेंट्स देखेंगे उनको भी बहुत प्राउड होगा। पर्सनली मुझे खुद बहुत प्राउड फील हो रहा है क्योंकि आज मैं यहाँ पे आपको लेके आई हूँ जहाँ पर एक लड़की जो है, जो हमारी इंडिया के साथ साथ हमारे पंजाब हो गया, हमारा जम्मू कश्मीर हो गया या हिमाचल हो गया, तीनों स्टेट्स को और हमारी कंट्री को, हमारे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत बखूबी तरीके से कर रहे हैं। बहुत प्राउड वाली बात है। तो अब हम अंदर जाएंगे, उनसे बात करेंगे। जो भी उन्होंने अपनी मैं बोलूँगी इस चीज़ का तो सरप्राइज़ है कि वो करते क्या है, ये आप अंदर जाएंगे और खुद ही देखेंगे। जितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी कलाकृति को यहाँ पे, अपने विचारों को, अपनी सोच को बखूबी तरीके से ढाला है, एक खूबसूरत तरीके से। वो हम अंदर जाके देखेंगे कि उनका आखिर में जिनका हम नाम ले रहे हैं, रेनू जी का, रेनू बाला जी का जिनका हम नाम ले रहे हैं, वो आखिर ऐसा क्या करते हैं जिसको सुनकर और जिसको देखकर हमें खुद ही बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके। तो अब हम अंदर जाएंगे। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैंने कहा था कि आज हम आए हैं रेनू बाला जी के यहाँ। उनका स्टूडियो है, ये आप देख सकते हैं। एक तरह से उन्होंने अपना एक स्टूडियो बनाया है जहाँ पर उन्हें एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पर वो अपनी सोच को, अपनी जो उनकी थिंकिंग है उसको, अपनी कला को अपने काम में जो है वो तब्दील करती हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर उन्होंने हर एक वो चीज़ रखी है जो उनको यहाँ पे, जो भी कला उनकी है, जो भी आर्ट उनका है। शी इज़ अ आर्टिस्ट विद ब्यूटी एंड ब्रेन, आई वुड से। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। आप देख सकते हैं अभी जो प्रोजेक्ट इनको दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, जो ये प्रोजेक्ट है उनके लिए तैयार हो रहा है। ये प्रोजेक्ट जब बन जाएगा वहाँ पर आप आके देख सकते हैं, पठानकोट ममून कैंट के लिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो तैयार किया जा रहा है। अब वो यहाँ पे खुद यहाँ पर आकर अपने वर्कर्स को, जो है उनकी टीम है जो उनको, वो बताती है कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं। अब हम आगे जाएंगे और आप देख सकते हैं कि कितने प्यार से और कितने अच्छे तरीके से वो यहाँ पर खुद अपनी जो उनकी हेल्पर है उनको बता रहे हैं कैसे और किस तरीके से काम को करना है, कैसे और किस तरीके से जो उनकी कला है उसको रिप्रेजेंट करना है। हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही अच्छी बात है, इंस्पिरेशन है लड़कियों के लिए, एट द सेम टाइम लड़कों के लिए भी, कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। एक बार एफर्ट जो है वो ज़रूर करना चाहिए। और इस चीज़ में, इस कला को देखकर ज़रूर लग रहा है कि उन्होंने बहुत एफर्ट करा है, बहुत हार्डवर्क करा है। तो अब हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने कहाँ से अपनी जर्नी शुरू करी, किस तरीके से करी, और आगे आगे जो उनके फ्यूचर के जो भी प्लान्स हैं वो भी हम उनसे डिस्कस करेंगे। और आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब हम उनसे बात करते हैं।
सो वेलकम आवर चैनल रेनू बालाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नितेश मित्रा में। तो अब हम उनसे बात करेंगे। तो रेनू जी, हमें बताइए कि कितना वक्त हो गया आपको इस फील्ड में काम करते हुए, कितना टाइम जो है, कितने टाइम से आप जो है अपना समय जो है, अपनी कला जो है लोगों को दर्शा रहे हैं, बताइए। श्योर, मैं आप बताऊंगी आपको, बट सबसे पहले आपको थैंक यू, आप यहाँ आए और मेरे काम को कवर कर रहे हैं। एक ये चनोत्रा जो आपका चैनल है, इसके जरिए आई थॉट कि ये जो यूनिक काम है ये लोगों के जरिए, मतलब आपके जरिए लोगों तक भी पहुँचेगा और वो समझेंगे कि हाँ, पठानकोट में भी ये चीज़ हो रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि 2005 में प्रोफेशनली डिग्री मैंने ज्वाइन की थी जम्मू यूनिवर्सिटी से। तो 5 साल का डिग्री था। पहले टाइम में क्या होता था कि स्कल्पचर और आर्किटेक्ट एक ही फील्ड में माने जाते थे, तो उसी में ये मेरा स्कल्पचर में ही हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों को कि पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड स्कल्पचर एक ही पार्ट है, बट आपके थ्रू मैं आपको और यहाँ पठानकोट के लोगों को बताऊँगी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं है, ये पेंटिंग नहीं है, ये एक आर्किटेक्ट मतलब जो फॉर्म है आर्कोलॉजिकल, या फिर हम जहाँ ये बोले कि जो पूरा तत्व विभाग से जो चीज़ें निकलती है उससे जुड़ी हुई चीज़ है, ये स्कल्पचर फील्ड है। तो उसी में ही मेरी 5 ईयर डिग्री हुई थी और बहुत ही मुझे ये चीज़ का आश्चर्य भी हुआ था कि जब मैं पठानकोट वापस आई थी तो यहाँ पे मुझे आके पता चला कि इस फील्ड में काम करने वाली आई एम फर्स्ट वुमेन स्कल्पटर, सिर्फ पठानकोट नहीं, इवन माजा एरिया में। इवन उसके बाद मैंने अपने काम का थोड़ा सा एक्सप्लोर भी किया ताकि लोग इस फील्ड में आए, क्योंकि इसमें कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। क्योंकि सिर्फ स्कल्पचर ही नहीं है, इसके साथ NID और डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें आप बाइक, बर्तन, फर्नीचर और ज्वेलरी डिज़ाइन, बहुत सारे फील्ड इसके अंदर है, आप उसमें जा सकते हैं। तो 2005 में मैंने कमर्शियल 5 ईयर डिग्री ज्वाइन किया। देन उसके बाद मास्टर डिग्री मेरा राजस्थान यूनिवर्सिटी से हुआ, वहीं पे मेरा नेट GRF हुआ और 2 साल मैं वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में रही। वहाँ पे आर्टिस्ट्री और स्कल्पचर, मतलब क्रिएटिव स्कल्पचर, उसकी मैं प्रोफेसर थी। फिर उसके बाद आई थॉट कि मुझे लगा कि नहीं, मतलब मैं इस फील्ड में जिस चीज़ के लिए आई हूँ वो चीज़ मेरे से दूर हो गई है। तो 2005 से लेके अभी तक की जो जर्नी थी मेरी, चाहे वो ग्रेजुएशन किया, देन मास्टर किया, उसके बाद मेरा गड़ी ग्रांट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिला, वो दिल्ली में मुझे लैब मिली थी, 1 ईयर रिसर्च किया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 2 साल का मेरे को जूनियर फेलोशिप दिया अपने नेशन को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो रिसेंटली ही अभी फिनिश हुआ है, उसको भी फिनिश किया। और उसके बाद पठानकोट जैसे एक छोटे से गांव में या छोटी सी सिटी में आके मैंने इस काम को आगे बढ़ाया ताकि हमारी सिटी भी एक अच्छे लेवल पे हाईलाइट हो। तो रेनू जी ने बताया कि जब वो स्टार्टिंग में उनको इस चीज़ का इंटरेस्ट था, इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं उनके पास। कैन यू इमेजिन दैट गाइस कि इतनी छोटी सी एज में उन्होंने इतनी सारी अचीवमेंट जो है वो हासिल कर रही हैं। पेरेंट्स को बहुत प्राउड होता है, मुझे बहुत प्राउड होगा, और जो भी ये वीडियो देखेगा, मुझे लगता है कि यहाँ पर सबको पता है, पर जिन लोगों को पता नहीं है, रेनू बालाजी नाम का एक जो है वो ब्रांड बन चुका है और एक ब्रांड को बनाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। स्पेशली उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने शुरुआत करी थी इस फील्ड में, जब वो आए थे, जब उन्होंने स्टडी अपनी शुरू करी थी, तो उनको ये लगा था कि जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ वो चीज़ उनसे कहीं नहीं, उनको मतलब एक बैरियर सा फील होने लग गया कि मैं यहाँ पे ही रह जाऊँगी। तो उन्होंने हार्ड वर्क करा, उसी चीज़ को स्टडी करा, एनालाइज करा, और करते करते आज वो यहाँ पर खड़ी हैं इतनी सारी अचीवमेंट्स के साथ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। एट द सेम टाइम उन्होंने बताया डिफरेंस जो है, उन्होंने बताया कि क्या क्या डिफरेंस है। जो लोग सोचते हैं कि आर्ट और आर्किटेक्टिंग और जो भी उन्होंने बताया सो ऑन, तो उन्होंने बताया कि चीज़ें डिफरेंट हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ से बिल्कुल डिफरेंट है। और उन्होंने ये भी बताया है साथ ही साथ में कि जब हम काम करते हैं तो किसी भी चीज़ को लेके दिमाग में ये मत सोचो कि कैरियर ऑप्शन नहीं है। जब आप किसी चीज़ को लेकर शिद्दत से किसी चीज़ को पाने के लिए, हमने सुना है कि जब हम लग जाते हैं तो वो चीज़ एक ना एक दिन ज़रूर हासिल होती है। और वही आस जो है इन्होंने भी नहीं छोड़ी, वही हार्ड वर्क और वही जज्बा जो है इनके साथ चला इनके साथ। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्रिटी जो प्रोजेक्ट है वो तैयार कर रहे हैं। तो रेनू जी, आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि आपने जम्मू से स्टडी करा है, जम्मू एंड राजस्थान, ओके, जयपुर से आपने स्टडी करा है। तो फैमिली का कहीं ना कहीं ये रोल जो होता है बच्चों की लाइफ में, बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है फैमिली की, कि आप इस फील्ड को, मेडिकल को ज्वाइन कर लो, कॉमर्स को कर लो, सो ऑन, बहुत सारे। हाँ, नेचुरल सी बात है, ये चीज़ होती है, बिकॉज हम एक ऐसी सोसाइटी में है जहाँ पे बच्चों को पहले ही प्री प्लान होता है कि हाँ इसका हम ये करवाएंगे। वो तो आपकी फैमिली में किसने जो है, मैं कहूँगी कि कौन सा ऐसा पर्सन है, मदर है, फादर है, किसने आपको सपोर्ट करा कि नहीं तुम यही करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है? बेसिकली मैं जो करना चाहती थी इसके बारे में मुझे भी नहीं पता था कि मैं कौन सी फील्ड में जा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमारे पठानकोट मतलब फैमिली क्या, पठानकोट में भी नहीं पता था कि ये फील्ड कौन सी है, क्योंकि इसकी डिग्री यहाँ नहीं थी। बट मेरे फादर ने बचपन से, मतलब मुझे तो याद नहीं, बट उन्होंने बोला था कि तुम चाइल्डहुड टाइम से ही थोड़ा सा अलग बिहेवियर की थी, तुम मिक्स नहीं होती थी,
चीज़ों के साथ इन्वॉल्व रहती थी। तो पापा को थोड़ा शक हुआ क्योंकि पापा बहुत ट्रैवलिंग करते थे, तो उनको बहुत सारी जो हिस्टोरिकल साइट्स उसका पता था जी। और वो बहुत अच्छे आर्किटेक्ट भी थे, डिज़ाइनर भी थे। तो उनको वो सेंस थी, पठानकोट में रहते हुए वो सेंस थी कि मेरा बच्चा थोड़ा सा अलग है तो मैं इसको फ्रीडम दूँ। तो आई थॉट कि इस फील्ड के लिए पेरेंट्स लड़कों का भी रिस्क नहीं लेते कि इतना मतलब लंबा एक ट्रैवलिंग करना पड़ेगा इस फील्ड में, और सबसे बड़ी बात इंडिया में इसका इतना पता नहीं है कि कैरियर का क्या होगा। चलो अब तो जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे तो लाइक जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि डॉक्टरी करो देन इंजीनियरिंग करो, वहाँ पे अगर आप बोलोगे कि शी इज़ या ही इज़ स्कल्पटर आर्टिस्ट, तो वो लाइक एक अलग सा वो प्राउड फील करते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि वो सोच चेंज हो चुकी है, क्योंकि बाहर इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। और जैसे हमारे इंडिया में डॉक्टर्स की वैल्यू है, वहाँ स्कल्पटर्स की, आर्टिस्टों की वैल्यू है। तो मेरे फादर ने शुरू से मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इवन मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि लड़की की परवरिश और लड़के की परवरिश में फ़र्क क्या है, वो मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। मुझे कभी डॉल नहीं पकड़ाई गई, मेरी कभी चोटियाँ नहीं की गई, मेरे को कभी चूड़ियाँ नहीं पहनाई गई। मेरे को हमेशा जब भी पापा ने इवन एक छोटा सी चीज़ बताती हूँ, जब हम छोटे थे, मैं 14 साल की थी जब मैंने पठानकोट छोड़ दिया था, मैं बाहर चली गई थी और कोविड के बाद ही यहाँ आई हूँ। तो जब मैं छोटी सी थी, आई थॉट मैं 10 साल की थी, तो तब सब बच्चों को, मतलब मेरे 2 भाई हैं मेरे से छोटे, उनको ड्राइविंग सिखानी थी। आप उसी से आइडिया लगा सकते हो कि फादर की परवरिश कैसी थी। तो जब ड्राइविंग सिखानी थी 2 व्हीलर की, पापा कहते ठीक है अब ड्राइविंग सिखाई जाएगी। मैं चुपचाप खड़ी थी, मन में था मैं बेटी हूँ, पापा चलो रेनू पहले आप स्कूटर को ड्राइव करो, और मैं कह रही थी पापा मैं, यस बड़ी हो तुम, सबसे पहले तुम, देन बाकी बाद में। और देन उसी दिन मुझे फील हुआ कि पापा ने विंग्स दिए हैं मुझे और मुझे सिर्फ उड़ना है, देखना नहीं है। तो देन उसके बाद मेरा जो मन हुआ, मैंने वो चीज़ की, पूछा नहीं कि ये फील्ड लड़कियों के लिए है या लड़कों के लिए, और पापा ने भी कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। मैंने बोला पापा मुझे स्टडी के लिए बाहर जाना है, पापा बोले जाओ, टिकट कब करनी है, और तब मैं 14 साल की थी। और ये भी नहीं कि तुम रहोगी कैसे, कभी घर पे भी मेरे को डराया नहीं, खाना कैसे खाओगी तुम, 14 साल का बच्चा क्या होता है, दिल लगेगा कि नहीं, क्या क्या होगा। पापा ने बस ये बोला जा रहे हो, जो भी करोगे बेस्ट करना, फर्स्ट आना इजी है पर टिके रहना बहुत मुश्किल है, टिकने का कोशिश करना। तो उस चीज़ को मैंने दिमाग में रखा। आज पापा साथ नहीं है बट उनकी ब्लेसिंग और उनका जो एक ऑरा है वो आज भी मुझे फील होता है कि वो मेरे साथ ही है। तो इस चीज़ को जानकर बहुत दुख हुआ कि अंकल जी जो हैं वो नहीं है इस दुनिया में इवन उनके जाने के बाद ही मैंने पठानकोट की तरफ मूव किया, अदरवाइज़ अगर वो होते तो शायद मेरे दिमाग में भी नहीं आता कि मैं यहाँ आऊँ। जब वो चले गए तब मैंने फील किया कि मैंने एक बहुत प्यारी सी चीज़ मिस कर दी। तो उसके बाद मैं पठानकोट आई क्योंकि यहाँ की हर चीज़ में मुझे वो फील होता है। तो इसलिए मैंने पठानकोट को हाईलाइट करना, इवन मेरा ये है कि मैंने अपने पापा को अपने आगे लेके आ रही हूँ, मेरे को ये फील रहता है। तो उसी हिसाब से मैं अपनी सिटी और नेशन को भी कंट्रीब्यूट कर पाती हूँ उस फीलिंग के साथ। तो रेनू जी ने बताया कि फैमिली का उनकी लाइफ में उनके फादर का जो है बहुत ही खूबसूरत रोल जो है उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके फादर ने उनको फ्रीडम दिया। हमारे पेरेंट्स जो है हमें फ्रीडम देते हैं, आप देख सकते हैं ये भी एक लड़की है, मैं भी एक लड़की हूँ। जो भी लड़की ये वीडियो देखेगी, डोंट शाय, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाइए। इनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला। हमारे लिए एक प्रेरणा है कि माँ बाप के नाम को किस तरह से आगे लेके जाना है। और उन्होंने इस बीच में ये भी बताया, इमोशनल सा एक मोमेंट ज़रूर आया है इस वीडियो में। उन्होंने बताया कि उनके फादर इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं, पर ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि वो उनके नाम को आगे लेकर आ रहे हैं बहुत बखूबी तरीके से। आज जो भी इनका नाम सुनेगा, सबसे पहले वो जिसका भी नाम, जब लड़के की बात कर लीजिए या लड़की की बात कर लीजिए, हर कोई पेरेंट्स के नाम से जानता है। फादर के नाम से हर एक लड़के की और हर एक लड़की की पहचान जो है वो बनती है। और आज रेनू जी ने अपने फादर जी के नाम को, अपने पापा के नाम को बहुत ही बखूबी तरीके से मेंटेन करके रखा है। हर कोई ये बोलता है कि हाँ, ये बेटी जो है अपने पापा का नाम जो है वो रोशन कर रही है। उनके पापा ने उन पे फेथ करा, फैमिली ने उनको किस तरह से परवरिश दी, उन्होंने ये भी बताया। तो अब हम जानेंगे कि किस तरह से आपने जो अपने प्रोजेक्ट, आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट जो था वो कहाँ से आपने शुरू करा था। फर्स्टली जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मतलब अलग करने का जो दिमाग में जज्बा था या फिर एक पैशन था वो शुरू से ही था। तो मेरे लिए ये नहीं था कि जिस फील्ड को मैंने चुना है वो मेरे इंटरेस्ट से बाहर है, वो मेरे बेसिकली इंटरेस्ट में ही था। मैं वो कर रही थी जिससे मुझे प्यार था। तो इसलिए मुझे काम कभी काम जैसा नहीं लगा, मुझे लाइफ जैसा लगा कि मैं रोज लाइफ जी रही हूँ। नहीं तो लोगों का क्या रहता है कि कुछ भी करते हैं, चाहे उनको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है तो उनको लगता है 9 बजे जाएंगे, देन 2 बजे आएंगे। तो मेरा फील्ड से आने का मन ही नहीं होता था। मैं जब घर आती थी तब मुझे फील होता था मैं टाइम खराब कर रही हूँ, मुझे मेरी फील्ड में रहना चाहिए क्योंकि वो मेरा कंट्रीब्यूट मांग रही है, वो मेरा टाइम मांग रही है। तो यहाँ पे भी जब मैं होती हूँ रात को 9 बजे तक काम करती हूँ, 10 बजे तक काम करती हूँ, मुझे कभी लगता नहीं कि मैं ब्रेड एंड बटर अर्निंग के लिए काम कर रही हूँ। मेरे को
को लगता है कि मैं लाइफ को जी रही हूँ। तो जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था ग्रेजुएशन के टाइम में ही, एक दूरदर्शन और बॉम्बे से एक बॉलीवुड इंडस्ट्री से एक टीम आई थी, कुणाल खेमू का नाम शायद आप जानते ही होंगे। उनके फादर उनके मदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो वो जब आए तो उन्होंने मेरे कुछ काम देखे, उन्होंने बोला कि क्यों ना तुम एज ए आर्ट डायरेक्शन में हमारे साथ कुछ प्रोजेक्ट करो। तो मैंने बहुत सारी मल्टी फील्ड में काम किया, एज ए आर्ट डायरेक्शन में भी काम किया है, क्रिएटिव आर्किटेक्ट भी हूँ इंडिया में, मतलब अलग अलग जगहों पे रेस्टोरेंट को यूनिक सा डिज़ाइन किया। इवन पठानकोट में आके मोती महल में कुछ ग्राफिटीज़ की थी यूनिक, और इवन जो यहाँ पे अभी है इनका अपना होटल स्टैंडर्ड के अंदर बॉटम्स अप है, उसको भी थोड़ा सा यूनिक लुक देने की कोशिश की थी, वो भी मैंने डिज़ाइन किया था। और भी बहुत सारे इंडिया के बाहर मैंने प्रोजेक्ट किए हैं। तो 2005 के बाद मेरे को जम्मू कश्मीर में एन वोहरा जो वहाँ के गवर्नर थे, उन्होंने 3 बार स्टेट अवार्ड से नवाजा था। तो उसके बाद बाकी जगहों पे भी अवार्ड मिलना मेरे को शुरू हो गए, और आज पठानकोट में रह के मतलब पिछले 2 साल में गिनीज बुक में मैंने अपना नाम दर्ज करवाया यहीं पे प्रोजेक्ट करके। और उसके बाद इंटरनेशनल बरावियो अवार्ड रहता है जो वर्ल्ड में 2 साल में एक बार मिलता है। तो 2 साल पहले वो मुझे मिला इंडिया से, मतलब ब्रावियो अवार्ड जो रहता है, मैं आपको कुछ उसके शेयर करूंगी। जी बिल्कुल, हम बताएंगे आप सबको कि किस तरह से रेनू जी ने इतनी सारी अचीवमेंट जो हैं, आई कांट बिलीव कि हम इतने टाइम से सोच रहे थे कि कुछ ऐसा हम अपने दर्शकों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं, जिसको देखकर हमें ये भी लगे कि, क्योंकि हमारा बेसिक मोटो इस चैनल को शुरू करने का यही था कि जो भी चीज़ें हमारी बेसिकली रेनू जी, जब हमने ये चैनल शुरू करा था हम यही चाहते थे कि हम पठानकोट जो सिटी है, इट्स नॉट अ बिग मॉल टाउन, मैं बोलूँगी कि नहीं है, तो बहुत छोटी सी सिटी है, इसको हम एक उस लेवल पे लेके जाएं, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज़ में लड़कियां व्लॉगिंग करती हैं, लड़के करते हैं, पर वो चीज़ें हमें पता होती हैं कहीं ना कहीं, पर हमारे जो सिटी के आसपास जो भी गांव है, जो भी जगह हैं, उनके बारे में हम अपने फ्रेंड्स को जो है वो नॉलेज दें। और आज आपके पास आके यू कांट इवन बिलीव कि कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी, हम बोलेंगे कि सोने पे सुहागा हो गया है, लोगों को ये देख के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो उन्होंने बताया कि उन्हें कितने सारे अवार्ड्स मिले हैं, मुझे तो नाम भी नहीं लेना आ रहा है, यू गाइस कैन सी, मुझे तो नाम भी नहीं लेने आ रहे हैं, इतने सारे अवार्ड्स हैं, इतनी लंबी लिस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि कला जो है, कला वक्त नहीं मांगती है। उन्होंने बताया कि जब भी मैं फील्ड से घर आती थी या अपने रूम में आती थी, तो मुझे होता था कि मैं अपनी फील्ड में जाऊं, काम करूं, क्योंकि काम से उनका जुड़ाव जो है वो बचपन से ही रहा है। उन्होंने बताया कि मैं बहुत ही एक्सट्रोवर्ट नहीं थी, इंट्रोवर्ट थी, मुझे चीज़ों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता था। उनके पेरेंट्स ने ये चीज़ नोटिस करी और आज वो इस मुकाम में खड़ी हैं। उनके पेरेंट्स का जो हार्डवर्क है और उनका जो हार्डवर्क है वो हर एक जर्रे जर्रे में आप देख सकते हैं, देखने को मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट भी हम बात करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पे जो सेटअप है कहाँ पे होगा इसका। उससे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि स्टडी के दौरान जब आपने स्टडी करी या प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो गए, कभी दिमाग में ऐसी कोई चीज़ आई हो कि मैं यहाँ पे तो आ गई हूँ, आगे पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर को लेके कभी ये स्ट्रेस हुआ? कभी भी नहीं, कभी ये चीज़ मैंने कभी सोची ही नहीं। इवन मैं कम लोगों के साथ कम्युनिकेट होती थी। जब थोड़ा सा मैंने सोशल होना स्टार्ट किया यहाँ पठानकोट आके ना, तो मैंने थोड़ा सा ये किया कि चलो ठीक है, मेरा खुद का भी पापा के नाम से मुकुंद आर्ट कल्चर हेरिटेज सोसाइटी है, उसमें मैं हर साल 6 लड़कियों की एजुकेशन फ्री करती हूँ, किसी से डोनेशन लेके नहीं, खुद से जो भी मैं अर्निंग करती हूँ उससे। और उसके अलावा एनिमल्स के लिए भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो तब यहाँ पे आके जब यंगस्टर मेरे साथ आके डिस्कस करते थे कि मैडम कैरियर को लेके टेंशन होती है, तब मैंने सोचा मैंने तो ये चीज़ कभी सोची ही नहीं कि कैरियर को लेके क्या टेंशन। मतलब हमें पता है जिस फील्ड में हम इतने शिद्दत से लगे हैं, इसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, ये हमें खुद ब खुद लेके जा रहा है। बस हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए और मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और कैन यू इमेजिन, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी कोई भी एक ऐसी स्टेट नहीं है जहाँ पे मेरे ग्रेनाइट के स्कल्पचर ना पड़े हो। समटाइम क्या होता है कि मैं फील्ड में काम कर रही हूँ तो मोस्टली काम हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, स्मार्ट सिटी, ब्यूटिफिकेशन, देन इन चीज़ों के ऊपर हमारा काम मोस्टली होता है। तो आई एम वेयरिंग माई फुल ड्रेस यहाँ तक, देन उसके ऊपर हमारा हेड पे वो बड़ा सा एक मास्क ऑन सब कुछ होता है। तो समटाइम हमारे कुछ IAS ऑफिसर फ्रेंड्स वगैरह आते हैं, तो दूर से नहीं पता चलता कि मैं लड़की हूँ कि लड़का हूँ। देन काम करती हूँ तो उनके तो दिमाग में भी नहीं होता है कि कौन है ये और क्या करे। वो कहते हैं कि हाँ आप उस आर्टिस्ट को लेके आए। देन उसमें से जब मैं निकलती हूँ तो तब वो मेरे को देख के ना समटाइम शॉक और मेरे को बोलते हैं कि आप रेनू बाला, कहते हैं हम तो पहले नाम से मैं समझ नहीं आ रहा, मेरे ख्याल साउथ में कोई मेल पर्सन है, रेनू बाला कोई साउथ का मेल पर्सन है। देन फिर वो पंजाबी, तो हमने सोचा रेनू बाला पंजाबी, देन 6 फीट या देन हेल्दी देन समथिंग। तो उसके बाद जब वो मुझे देखते थे तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगता था मेरे से कम्युनिकेट करना भी और काम को भी देखना भी। और कहते हैं हम हैरान होते हैं, ये तो अभी आपने 4 इंची ग्राइंडर देखा, मैं कुछ वीडियो शेयर करूँगी, हम 9-9 इंची पत्थर काटते हैं, तब भी बहुत सारे लोग हैरान होते हैं जिन्होंने कभी देखा नहीं। कहते ये तो लड़के भी नहीं इस तरह से चीज़ों को कर
कर पाते जैसे आपने किया। क्या ये हिलता नहीं है? मैंने कहा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं, बस मेरे को इतना पता है ये चलता है और काट देता है पत्थर को। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से कहते हैं ना कि जो कला होती है वो वक्त नहीं देखती है, कला तो बस मौका देखती है कि जब मौका मिल गया उसे अपनी सोच को, अपनी कला को उसी सांचे में ढाल दिया जाए। तो वही कला जो है उन्होंने बताई है, हर एक चीज़ जो है वो बखूबी तरीके से बता रही हैं। कितनी इंट्रोवर्ट गर्ल जो है आज इतने फेमस हो गई हैं, जगह जगह पे उनके लिंक्स हैं, जगह जगह पे उनके नाम से ब्रांड्स हैं, लोग जानते हैं उनके काम को। जब हम कोई चीज़ बना देते हैं, जब अपनी कला जो है, हमारा हार्डवर्क जो है वो परमानेंट कहीं पे लग जाता है या हमारा नाम कहीं पे परमानेंट लिख जाता है तो वो कभी मिटता नहीं है। और वही नाम उन्होंने बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है। और उनकी जो मुस्कान है वो बता रही है उसके पीछे कितने सारे दुख हैं, कितने सारे हार्डवर्क हैं। बताया तो नहीं जाता है, पर मैं देख सकती हूँ कि कितना हार्डवर्क उन्होंने करा है, स्ट्रगल भी करा है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि फैमिली से दूर रहकर अपने काम को महत्व दिया है, अपने काम को प्रेफरेंस दी है, प्रायोरिटी उन्होंने जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने काम को दी है, अपने पैशन को दी है। शी इज़ अ पैशनेट गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटी विद ब्रेन, आई वुड से। मैं बार बार यही वर्ड मुझे दिमाग में आ रहा है और तो कोई वर्ड इस चीज़ को डिफाइन कर ही नहीं पाएगा। तो रेनू जी अब हमें बताइए कि ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली ये कहाँ पे सेटअप जो है वो होने जा रहा है? ये भी मुझे लग रहा है कि प्रोग्रेस में है। यस, अभी ये प्रोग्रेस में है, कुछ दिन और इसमें लगेंगे। और एक चीज़ मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, इससे पहले भी हमने ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट किए। इवन दूर नहीं जाना, जब मैं पठानकोट में हूँ तो हम गुरदासपुर में चले जाएँ, वहाँ के बहुत फेमस फिश पार्क है, उसकी हालत बहुत दयनीय थी, बहुत ख़राब थी। तो जब मैंने उसको देखा तो उसके बाद मैंने वहाँ के मेयर एंड बाकी जो MLAs हैं उनको मैंने बोला कि हम इसको बेटर कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि मैडम आप अपना कुछ डिज़ाइन लाएं ऐसा जो हम पहले भी देख चुके हैं, जो यूनिक है। उसके बाद अगर आप अभी भी देखना चाहें तो फिश पार्क देख सकते हैं, वहाँ पे पत्थर की 20-20 फीट बड़ी मूर्तियाँ मेरी अभी कटी हुई लगी हैं जो फाउंटेन को एक ब्यूटी दे रही है और फिश का एक सेट है। यस, पूरे गुरदासपुर का बहुत सारा जो क्राउड है वो फिश पार्क में जाता है, तो उसको भी हमने बहुत यूनिक सा पार्क बनाया मैंने। और इवन वहाँ की जो सेंटर जेल है उसको म्यूज़ियम बनाया। और उसके बाद और भी बहुत सारे साथ में जो एरियाज़ है, जैसे पठानकोट के SSP ऑफिस है, उसको भी हमने थोड़ा सा यूनिक बनाया ताकि जो भी लोग वहाँ जाए वो डिप्रेशन में ना जाए, चीज़ों को देखें। और क्योंकि देखो विजुअल आर्ट का मतलब होता है या फिर स्कल्पचर से ये चीज़ें, चलो इंडिया में कंसेप्ट तो अभी आया, बाहर जो कंसेप्ट था क्योंकि हमारा मोस्टली वर्क उनके साथ होता था, वहाँ सबसे मेन यही होता था कि लोगों पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। और लोगों को लिटरेचर से ज़्यादा विजुअल अपील करता है और ज़्यादा समझाता है जो चीज़ें वो देखते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे इन चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा रही और इंडिया में वो चीज़ें आ गई हैं आहिस्ता आहिस्ता। इवन मेट्रो सिटी से अब डाउन में भी आ रही हैं क्योंकि यहाँ के भी लोग एजुकेटेड हैं, चीज़ों को समझते हैं। और कोविड के बाद सब कुछ डिजिटल हो गया, तो आज के टाइम में बहुत ईजी है पठानकोट में बैठ के बाहर चीज़ों को विजिट करना। तो वो चीज़ें हो गई हैं। तो अभी यहाँ पे पठानकोट में जो ये कर रही हूँ मैं, ये बेसिकली एक सेल्फी पॉइंट है, बट ये वो सेल्फी पॉइंट है जिसमें हमारे पठानकोट और कांगड़ा मतलब हिमाचल की आइडेंटिटी को डिपिक्ट करे। और ये सिर्फ इंडिया नहीं, एशिया का पहला ऐसा सेल्फी पॉइंट है जो इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। तो अभी इसमें 2-3 दिन लगेंगे और जब ये आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको हमारा लोकल जो एरिया है उसकी झलक, उसकी मेमोरीज, उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू दिखेगी फोर्ट के जरिए। और रेनू जी यहाँ पे आपने अपना नाम भी लिखा है। हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज़ हम देख लें, कोई भी जहाँ पे हम सोशल मीडिया की बात कर ले, हम अपना नाम ही लगा दें तो बहुत प्राउड फील होता है, हम बार बार उस चीज़ को देखते रहते हैं। और आप देख सकते हैं इसी तरह का एक नहीं हज़ारों मॉन्यूमेंट्स जो हैं, हज़ारों उनका जो आर्ट वर्क है, जो जैसे उन्होंने बताया है कि सिटी में जगह जगह में हर एक जगह पे, जहाँ पे उन्होंने बताया गुरदासपुर की अगर हम बात करें वहाँ पे भी उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो दिया है। हर चीज़ को ब्यूटीफाई करने के लिए, उसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका नाम भी लिखा हुआ है, सो दैट इसको कोई भी कॉपी ना कर पाए क्योंकि जिसने हार्डवर्क करा है उसी का नाम होना चाहिए और होना भी ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है बहुत कम देखी जाती है। लोग आजकल पता क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो उन्होंने बेसिकली निश्चिंत है, ये लोगो जो लगा है ये पैटर्न है, ये डिज़ाइन मेरा पैटर्न है, कॉपी नहीं कोई करेगा। कोई नहीं करेगा कॉपी, ये पैटर्न है जी। तो रेनू जी मुझे एक बात और बताइए कि जैसे आपने ये तो मतलब बना दिया है, इसके लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हैं, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट मैं कहूँगी, क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ से आप इन चीज़ों को ढूंढ के लाती हैं या कुछ बेसिकली ये तो एक मीडियम है जो जिसमें हम बनाते हैं। जैसे आपने ये बेसिकली पठानकोट में तो मिलता नहीं, ये सारा मेरा दिल्ली और पुणे से ही आता है पूरे। इवन यहाँ के जो वर्कर है वो भी यहाँ के नहीं है, मेरे वर्कर भी MP की टीम है, दिल्ली की है, अहमदाबाद की है और कर्नाटका से है। मेरे वर्कर भी यहाँ के नहीं है क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए होती है काम में। तो वो वाले पिछले 15 साल से टीम मेरे साथ काम कर रही है, वो अलग अलग मीडियम में है। सिर्फ ये तो फाइबर है, फाइबर के अलावा
मेरा स्टोन में काम रहता है, उसके वर्कर अलग है, मेटल कास्टिंग में रहता है, उसके वर्कर अलग है। तो बाकी जो मैं रिस्टोरेशन करती हूँ, जैसे हमारे रॉयल फोर्ट है, जैसे जम्मू का हरी महल है, उनका काम भी मेरे पास है। तो उनकी टीम्स जो वर्कर है, सबकी स्किल्स को मैंने एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक वर्कर टीम मैंने हायर की है अपने पास और उनको ट्रेंड किया है कई सालों तक, क्योंकि जब वो मेरे पास आए थे तो वो वैसे स्किल नहीं थी उनके पास। तो उसके अकॉर्डिंग जो जो काम में मुझे उनको लाना है, उसमें पहले उनको ट्रेनिंग दी मैंने, एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। देन उसके बाद ट्रेनिंग के बाद आज वो मेरे साथ काम कर रहे हैं पिछले कई सालों से, और उसके अलावा अलग जगहों पे जाके वो अपनी जो रोजी रोटी है उसको भी अर्न कर रहे हैं उसी काम के जरिए। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कितने सारी हमें अचीवमेंट्स के साथ साथ ये भी बताया कि किस तरह से आप खुद इस काबिल बन जाइए कि जो भी आपके पास आए या जिसके पास भी आप जाओ, आप उसको कभी मना नहीं कर पाओ। किसी के खुद के लिए तो हर कोई कर लेता है, खुद के लिए तो हर कोई अपने 10 हाथ बना लेता है, किसी के लिए एक हाथ बनना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ से मुझे ये चीज़ सीखने को ज़रूर मिली है, हम सबको मिली है कि अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके चलिए, सो दैट उनको कोई भी डिस्कम्फर्ट ना हो। अगर उनको भी कुछ करना है, उनको भी मौका दीजिए, अपनों को भी मौका दीजिए। जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनके साथ एक टीम है, आज वो अर्न कर रहे हैं, अपना रोजी रोटी जो है वो चला रहे हैं। उन्होंने अपने एफर्ट के साथ साथ दूसरों को भी इस काबिल बनाया कि वो भी हार्ड वर्क करें। मोटिवेट जो है उन्होंने हर एक इंसान को जो उनकी लाइफ में आया, टीम वर्क की बात करें जैसे हम कर रहे थे अभी, तो उन्होंने हर एक को मोटिवेट करा। तो रेनू जी, आप मुझे एक बात और बताइए कि आप जो हैं अपना, जो हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई आइडियल जरूर होता है जिसको देखकर हम सोचते हैं कि हाँ कभी इसके जैसे अगर मैं बन ये जाऊं। सवाल मेरे से बहुत बार पूछा तो गया इस चीज के बारे में ना ये सवाल, हाँ नहीं, ये सवाल बहुत पूछा गया। मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे किसकी तरह बनना चाहिए। बट मेरा जो इंस्पिरेशन है वो नेचर है जी। क्योंकि जब मैं अगर किसी को, मतलब बचपन से मैंने आइडल किसी को नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को ये था, क्योंकि बचपन से मेरे को हिस्ट्री पढ़ने का शौक था, साइंस पढ़ने का शौक था, तो मैं पुरानी चीज़ें पढ़ती थी और तब से मैं सोचती थी कि मैं भी कुछ ऐसा करूँगी जो मेरे मरने के सिर्फ 100 साल नहीं, हज़ारों साल तक मुझे जिंदा रखेगा। अब उसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो आइडल कहाँ से ढूंढूं, तो वो आइडल नेचर था मेरा, जो उन चीज़ों को संजाकर सबके आगे रहा। क्योंकि मेरी क्रिएटिव फील्ड है, तो मेरे को क्रिएटिव चीज़ें ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। कई बार नेचर में मुझे ऐसे टेक्सचर, ऐसे कलर मिल जाते हैं जिसको मैं कंपेयर नहीं कर पाती अपना आइडल चुनने के लिए। तो ये चीज़ मेरी साफ़ है, मैंने अपना आइडल किसी को नहीं माना, क्योंकि मुझे जो मेरा गोल था मेरी लाइफ का, वो वैसा था कि खुद का ही कुछ ऐसा क्रिएट करना है ताकि कल को हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बने कि हमें ये करना है या फिर हमें वो करना है। तो वो जर्नी जब मैंने शुरू की तो सबसे ज़्यादा बचपन से मैं नेचर से ही ज़्यादा इंस्पायर थी। इवन लोग ब्लैक कलर को सिर्फ एक शेड में देखते हैं, आई डोंट नो बचपन से मेरे दिमाग में क्या था, मुझे ब्लैक कलर भी 50 तरह का दिखता था, मतलब ग्रे कई तरह का दिखता था। तो नेचर से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहती थी जी। तो रेनू जी ने बताया कि उन्होंने अपना आइडल जो है नेचर को बनाया है कि स्टार्टिंग से ही, जैसे मैंने कहा कि इंट्रोवर्ट टाइप गर्ल आज जो है वो हर जगह पे, हर सिटी में उनका नाम है। जितना वो चुपचाप रहते थे, चीज़ों को एनालाइज करते थे, आज उतना ही उनका नाम जो है वो जोर शोर से हर एक सिटी में, हर एक म्यूजियम में, जहाँ भी मैं बात करूँ, क्राउडिंग पॉइंट जो होते हैं लोगों के, जहाँ पे लोगों का खासकर जहाँ पे लोग स्पेशली विजिट करते हैं, वहाँ पे उनका नाम जो है वो देखा जाता है और लोग सोचते हैं और पूछते भी हैं कि ये कहाँ की लड़की है, किस स्टेट से बिलोंग करती है, कहाँ से है। मतलब ऐसी कई सारी चीज़ें जो है वो लोग पूछते हैं और पूछेंगे भी क्यों ना, क्योंकि इनकी जो कला है, इनका जो आर्ट है वो खुद ब खुद बोलता है। इनको बोलने की, बयां करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और शब्द जो है, कला ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको देखकर, आर्ट ही एक ऐसी चीज़ होता है जिसको हम देखकर शब्दहीन हो जाते हैं। हमारे पास शब्द ही नहीं मिलते कि हम इस चीज़ को कैसे बयां करें, इसकी ब्यूटी को कैसे डिग्निफाई करें, पता ही नहीं चलता। और वही ब्यूटी जो है रेनू जी ने अपने एक एक वर्क में, एक एक प्रोजेक्ट में जो है वो न्यौछावर करी है। अपना वक्त जो है, अपनी सोच जो है, अपना समय जो है, उन्होंने अपने हर एक प्रोजेक्ट में जो है वो दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है उनसे बात करके। अब हम आपको इनके जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी इनका आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क है, जो भी इन्होंने आज तक बनाया है, कुछ छोटे से क्लिप्स जो हैं, वीडियोस जो हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। स्टैचूस जो उन्होंने बनाए हैं अपना कीमती समय निकाल कर, वो भी हम आपको बताएंगे। हम इनकी इंस्टा की आईडी और इनका यूट्यूब चैनल जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। कितने लोगों की इंस्पिरेशन जो है वो आज बने हैं और कितने लोगों के इंस्पिरेशन जो है वो बन चुके हैं। इसके साथ साथ रेनू जी ने हमें एक और बात कही है कि वो ये सोचते थे कि जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरा नाम जो है वो सदा के लिए अमर हो जाए। ये चीज़ सुनकर बहुत अच्छा लगा। यही एक तरीका होता है कि जब हम यहाँ से चले जाएं, इस दुनिया से चले जाएं, तो हमारा नाम जो है वो लोग देखें। और ये एक ऐसा काम है, कला एक ऐसी कलाकृति, एक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म भी हो जाए इंसान इस दुनिया से,
कहीं भी चला जाए वो कभी मिटती नहीं है और इनका नाम जो है वो सदा के लिए अमर रहेगा। बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन रहेगी कि हाँ, एक लड़की थी जिसने इतना बखूबी तरीके से, इतनी खूबसूरती से कलाकृति जो है वो जिसको संजो के रखा है। बहुत अच्छा लगा रेनू जी से आपसे बात करके। थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। हम एक बार फिर से आएंगे जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों ने चैनल के साथ जुड़े रहना है। जब ये प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया, उन्होंने बताया है कि अभी ये प्रोग्रेस में है, मैं भैया से बोलूँगी कि एक बार वो पूरा आपको दिखा दे बैक साइड से भी कितनी मेहनत इन लोगों ने करी है यहाँ पे और कितना टाइम जो है, हम एक चीज़ को सोचने में कितना टाइम लगा देते हैं और इन्होंने पूरी की पूरी जो है, मैं कहूँगी कि पूरा का पूरा बाजार जो है वो लूट के ले गई है रेनू जी। एक एक चीज़ में जो है उन्होंने अपनी खूबसूरती जो है वो बयां करी है। तो इस चैनल में आपने जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है क्योंकि लास्ट में आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ है, वो भी आपने ज़रूर देखना है। जब ये आर्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, हम फिर से यहाँ पर आएंगे, फिर से आपको दिखाएंगे कि इन्होंने कितनी खूबसूरती से इस प्रोजेक्ट को बनाया है। जैसे उन्होंने कहा है कि पठानकोट की जो है झलकियाँ इसमें देखने को हमें मिलेंगी। और रेनू जी, हमें मुझे एक और बात बता दीजिए कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली कहाँ पे स्टैंड अप होगा, कहाँ पे ये बेसिकली इंडियन आर्मी के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, इंडियन आर्मी के लिए डिज़ाइन किया है और ये पठानकोट में ही जो आर्मी कैंट है वहाँ पे परमानेंट कलेक्शन में जा रहा है उनके। ओके, बहुत बड़ी बात है, बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने बनाया है जो, और इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती। इंडियन आर्मी जिसको हम बोलते हैं कि जिनकी वजह से हम अपने देश में, अपनी सिटी में सुरक्षित रहते हैं, वहाँ जाके इनकी कलेक्शन जो है, वहाँ की कलेक्शन इन्होंने तैयार करी है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम वेट करेंगे ज़रूर कि कब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ कि कब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा और हम आपको बताएंगे। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच रेनू जी। विशिंग यू अ वेरी 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 बेस्ट। आप और ऊंचाइयों तक जाएं, लड़कियों को इंस्पायर करें, लोगों को इंस्पायर करें। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने देख लिया कि किस तरह से रेनू जी ने हमें बताया है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होने वाला है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। तो अभी यहाँ पर रेनू जी से हमने बात करी है, उसके साथ साथ ही हमने देखा कि एक और जो शख्सियत यहाँ पर है, एक और महिला जो है यहाँ पे, दीदी जो है यहाँ पे काम कर रही हैं। बहुत ही प्यार से और बहुत ही लगाव से वो यहाँ पर जो पेंटिंग का काम है, जो जिन्होंने प्रोजेक्ट जो लिया है, बहुत ही मेहनत यहाँ पर अपनी जो है वो दे रही हैं। उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो कितने समय से यहाँ पर जो है वो रेनू जी के साथ काम कर रही हैं और उनको काम करने में कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले नमस्कार दीदी, पकड़िए जी। तो बताइए, आप बेसिकली हैं कहाँ से? हम लोग ये निमेनी से आते हैं, बोल दो छत्तीसगढ़ से आए हैं, यहीं रहते हैं। छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हैं आप? हाँ जी। तो दिहाड़ी के लिए हम लोग जाते थे जी। तो मैडम गया कि चलो मेरे साथ काम करना, इससे बोला। तो मैं बोला चलो मेरे साथ में सीखना काम धाम, इससे बोला जी। तो मैं छोड़ के इधर आ गई। मेरा मिस्त्री है, मेरा आदमी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो 9 बजे आते हैं, फिर शाम के 5 बजे चल जाते हैं जी। तो कैसा लग रहा है रेनू जी के साथ काम करके आपको? अच्छा लग रहा है जी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत हाँ, सिखाते हैं वो। हाँ, सिखाते हैं, सब चीज़ बताते हैं, और ये काम करो, ये काम करो। जी। तो मज़ा आ रहा है आपको काम करने हाँ, में? अच्छा लग रहा है। इससे पहले कहाँ पे काम किया? उधर देखिए, पहले इधर आइए, आपको भी हम लेके आए हम लोग हैं। वो ये दिहाड़ी लगाते हैं ना, मेरा आदमी मिस्त्री है जी। मिस्त्री है आदमी, उसका साथ जाते थे ना। जी। तो अभी रेता बजरी नहीं आ रहा था ना, तो बेला था घर में। जी। तो काम धाम नहीं था, तो मैडम बोला चलो मेरा साथ। जी। तो इसके साथ लगे हैं काम में। तो अब आपका यहाँ पर दिल लग गया है रेनू जी के साथ पूरा? हाँ, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा हाँ है। तो अभी ये जो प्रोजेक्ट, ये जो काम जो चल रहा है, आप सुबह कितने बजे आते हैं यहाँ पे? 9 बजे आ जाते हैं। और जाते कितने बजे हैं? 5 बजे। 5 बजे जाते हैं। हाँ। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात जी। करके। हाँ जी। थैंक यू, धन्यवाद बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि किस तरह से रेनू जी जो हैं, इनको भी गाइड करती हैं, बताती हैं किस तरह से काम करना है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी आपको ये वीडियो लगी, क्योंकि आपके कमेंट्स जो हैं हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। हमें पता चलता है कि हमने कहाँ गलती करी है और आगे हमें जो है कैसे जो व्लॉगिंग है वो करनी चाहिए, कैसे वीडियोस जो हैं वो आना चाहिए, कैसे लाइव आना चाहिए। सारी चीज़ें हमें आपके कमेंट्स के थ्रू पता चलती हैं। आप लोग हमें कितना प्यार करते हैं, सब कुछ हमें पता चलता है। और इसके साथ साथ ही जैसे मैंने बताया कि वो सोशल वर्कर भी हैं, रेनू जी जो हैं, रेनू बाला जी जो हैं,
वो सोशल वर्कर भी हैं। और डॉग्स आप देख सकते हैं, एक तो वहाँ पीछे है, यहाँ पे उन्होंने कम से कम 15 से 20 डॉग्स जो हैं वो जहाँ पे उन्होंने रखे हैं। फैमिली जो है उन्होंने बनाई है। जैसे उन्होंने बताया कि शी इज़ अ नेचर लवर, नेचर से उनका बहुत लगाव है। डॉग एक तो यहाँ पे धूप सेक रहा है, बैठा हुआ है, यहाँ पे ठंड बहुत है, मुझे भी बहुत ठंड लग रही थी, तो वो यहाँ पे बैठकर धूप सेक रहा है आराम से। तो उसको पता है कि रेनू जी अभी काम कर रही हैं, तो जब भी टाइम हो जाएगा शाम का, जैसे उन्होंने बताया हमें, इस दौरान हम बात कर रहे थे उनसे, उन्होंने बताया कि शाम को जो सारे डॉग्स हैं, जो उनकी डॉग फैमिली है, वो यहाँ पर अंदर जो हैं उनके पास आ जाती हैं, उनको रिमाइंडर देने के लिए कि अभी जाने का वक्त जो है वो हो गया है। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।